करीब 19 साल से एक कर्मचारी अपना काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। जैसा उसे हर बार अपने काम के अलावा एक और काम दिया जाता था, यानी कि एक लाश उसके सामने आती थी और उसको दफनाना होता था। ठीक वैसे ही दिसंबर 2014 की ये बात है। उसको कहा जाता है कि एक लाश दफनानी है, इसके लिए इंतज़ाम कर लो। जैसे ही लाश दफनाने की बात आती है, पहले जाता है, गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोदने के बाद फिर उस लाश को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। दरअसल वो लाश एक लड़की की होती है और उस लड़की के तन पर कोई कपड़ा नहीं था, यानी कि उसने बस एक आध अंडर गारमेंट्स वगैरह पहने हुए थे। और जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। चीख निकलने वाली बात यह थी कि उसके परिवार की एक लड़की जो काफ़ी दिन से गायब थी, उस लड़की को हर जगह तलाशा गया, ढूंढा गया, लेकिन उस लड़की को जो उसने अपनी आंखों से देखा, तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कोई गलत काम किया गया है। आखिरकार क्योंकि उसने पहले से ही ये काम करता चला रहा है, इसलिए उसने उस लाश को भी बिल्कुल वैसे ही दफना दिया जैसे अब तक उसने सैकड़ों लाशें दफनाई थी। उस लाश को दफनाता है और दफनाने के बाद सीधा घर पहुंचता है, अपनी पत्नी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपना सारा सामान तैयार कर लो और तैयार करने के बाद हमें यहाँ से भागना है। दरअसल अब जो हो गया है, अब इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, हमारे बस की बात नहीं है। अपनी उसकी जो पत्नी होती है वो सारा सामान तैयार करती है, बांधती है और वहाँ से चुपचाप मौका पाते ही यहाँ से निकल जाते हैं। वो अपना न केवल अपना प्रदेश छोड़ते हैं बल्कि दूर के प्रदेश में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद लगातार ऐसी जगह बदल रहे थे। जब जब वो सोने की कोशिश करता था तब तब उसके सामने वो लाशें आने लगती थीं, वो खोदते हुए गड्ढे दिखाई देने लगते थे। इसलिए 11 साल के बाद फिर वो वापस लौटकर उसी जगह पर आता है और आने के बाद कहता है कि साहब, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक मेरे सीने में एक राज दफ़न है, मैं उसे बताना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये राज की बात बतानी शुरू की है, इससे पूरे भारतवर्ष में हलचल मच जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये क्या है, क्या नहीं है। आज की इसी कहानी के बारे में कि आखिरकार ये सैकड़ों लाशों का राज क्या है, उसी कहानी पर हम लोग बात करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला है दक्षिण कन्नड़। दक्षिण कन्नड़ जिले में एक जगह लगती है धर्मस्थला गांव। दरअसल धर्मस्थला गांव में एक व्यक्ति है जो फिलहाल नकाबपोश है, जिसके चेहरा हो या हाथ हो या पैर हो, तन का हर एक हिस्सा उसका ढका हुआ है। उसकी आंखें सिर्फ देखती हैं, लेकिन कैमरे की नज़र उनकी आंखों तक भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जो कपड़ा उसके चेहरे पर ढका हुआ है वो भी उसकी आंखों से थोड़ा सा दूर है। वो तो देख सकता है दुनिया को, लेकिन दुनिया या उसके कैमरे उसको नहीं देख सकते। दरअसल उसने, यह अभी की बात है, जुलाई 2025 की शुरुआत की बात है, इसने एक पत्र लिखा जिले के एसपी के नाम। और पत्र लिखने के बाद उसने कहा कि साल 1995 की बात है, धर्मस्थला के पास एक जो गांव है, वहां पर कर्नाटक का धार्मिक स्थल जो कि बहुत ही प्रमुख है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग आते और जाते हैं और उनकी कुछ मान्यताएं होती हैं जो वहां से पूर्ण भी होती हैं। इस मंदिर का नाम है श्री मंजुनाथेश्वर मंदिर। वहां पर उसकी 1995 में सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी लग जाती है। और वहीं उसी मंदिर के पास में एक नदी है जिसका नाम है नेत्रवती नदी। दरअसल नेत्रवती नदी में श्रद्धालु स्नान करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, और ये लंबे समय से ऐसे चला रहा था। उसको इस नदी के आसपास का जो एरिया है बिल्कुल साफ सुथरा रखना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धालु कई बार हो सकता है कि सामान वगैरह फेंक कर चले जाते हैं। इसी हिसाब से पहली बार उसके पास एक काम आता है, अपने काम के अलावा, कि उसे कुछ दफनाना है या फिर यानी कि गड्ढा खोदकर दबाना है। शुरुआत में उसको बताया नहीं गया था, लेकिन उसने ऐसा अंदाजा लगाया कि जो लाश आई है दरअसल या तो वो नदी में डूब गया होगा या फिर उसने किसी वजह से अपनी जान दे दी होगी। और इस तरह के जो मामले होते हैं कई बार छुपाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में उसने ऐसे गड्ढा खोदा, उसने दबा दिया। इस तरह से एक शुरुआत थी, और शुरुआत होने के बाद साल दर साल बीतते चले जाते हैं और ऐसे ही करते करते वो लाशें आती हैं। लाशों कई बार खासकर महिलाओं की लाश होती थी, खासकर लड़कियों की लाशें होती थी, पुरुषों की तो सिर्फ इक्का दुक्का ही लाश होती थी। इस तरह से उसने गड्ढे खोदे, दफनाना शुरू कर दिया। लगातार ऐसे ही करता चला जाता है 19 साल तक। जब उसने तैनाती पाई थी तब वो लगभग 20 साल के आसपास का था, और ऐसे ही करते करते और 20 साल हो जाते हैं। जब 40-41 साल के आसपास का वो हो जाता है, तब तक यहाँ पर वो सैकड़ों की संख्या में लाशों को दबा चुका था। और वो दावा करता है उस पत्र के माध्यम से कि जितनी भी लाशें आती हैं उनमें ज़्यादातर महिलाओं और लड़कियों के साथ गंदे और घिनौने कृत्य होते थे। इसीलिए उनके गले पर भी निशान होते थे, इसलिए उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भी निशान होते थे। इसलिए वो ये सब कर रहा था। लेकिन दिसंबर 2014 में जब उसी के परिवार की एक लड़की की लाश आती है, जब उसने उसको अपनी हाथों से दफनाया, उसने उसको अपनी आंखों से जिस अवस्था में देखा, तब उसकी शायद आंखें खुल जाती हैं। वो भाग जाता है,
लेकिन वो भाग नहीं पाता, बार बार ये सपने, ये सब चीज़ें उसकी आंखों के सामने तैरते रहते हैं, वो परेशान रहता है। इसलिए वो आया है आपके पास, यानी कि एसपी को पत्र लिखकर वो मांग करता है कि साहब इस मामले की जांच कर लीजिए, यदि ये राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया तो शायद ही कभी नहीं आएगा। अब फिर जो उससे पूछा गया कि तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि मेरी जान को खतरा पैदा कर दिया गया था, परिवार को भी जान से मारने की धमकियां दी गई थी, इसलिए उसने अपने परिवार के लिए, अपने लिए ये सब करने से रुक गया था। और इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए वो भाग जाता है साल 2014 में, 11 साल के बाद वापस लौट कर आता है। अब चाहे उसे कुछ भी हो जाए, वो डरना नहीं चाहता, वो आगे इस लड़ाई को लड़ना चाहता है। और ये लड़ाई अगर उसे कुछ हो भी जाता है तो कम से कम इसकी लड़ाई को अब बहुत सारे लोग लड़ने को तैयार भी हो जाएंगे। एसपी ने इस पत्र को लिया और पत्र को लेने के बाद आखिरकार इस मामले को गंभीरता से लिया। और साथ ही इस पत्र में ये लिखा हुआ था कि मैं इसमें किसी के भी नामों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल हैं और जब वक्त आएगा तो मैं उन सब लोगों के नाम भी ले दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब पुलिस की जांच होगी, जब सब जो लाशें के कंकाल जो भी मिलेंगे इसके अंदर, उनके बाद उनका जो अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाज के हिसाब से होगा, तब शायद वो चैन की नींद सो सकता है और उसे फिर आराम मिलेगा। इस तरह की बातें होती हैं। 4 जुलाई 2025 को उस पत्र के आधार पर आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। और जैसा ये एफआईआर दर्ज होती है तो फिर सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेजी के साथ सुर्खियों में आने लगता है। अब इस व्यक्ति को पूरे सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए, ताकि इसके परिवार का ना पता चल जाए, ताकि इसके बारे में कोई और जानकारी किसी को ना मिल जाए, तो इसलिए उसको पूरी तरह से ढक के रखा जाता है। उसके हाथ हो, पैर हो या फिर शरीर का हर एक हिस्सा, बस उसकी आंखों के थोड़े से घोल हैं जो खुले हुए रहते हैं, जिससे कि वो बाहर की चीज़ें देख सके, लेकिन बाहर के कोई व्यक्ति उसको ना देख सके। इसलिए कोर्ट में जाता है और 164 के बयान होते हैं जो पत्र में बताया गया था। अब कोर्ट के सामने, यानी कि जज के सामने, इससे भी बड़ी बातें वो बताता है। और उसके बाद फिर जज साहब फिर इस मामले में अपनी तरफ से आदेश भी जारी कर देते हैं। इधर जज साहब भी आदेश जारी करते हैं, उधर 19 जुलाई की ये बात है, जो सामाजिक संगठन होते हैं, साथ ही विभिन्न संगठन जो होते हैं, वो भी सामने मैदान में आ जाते हैं। हालांकि इससे पहले भी ये मांगे उठती रही हैं, लेकिन इस बार जब मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ हाईलाइट होता है तो लगभग 8,800 कुछ पोस्ट कर दी जाती हैं। इसको रोकने के लिए सोशल मीडिया के इस मामले को बाकायदा हाईकोर्ट भी जाया जाता है, कहा जाता है कि साहब इसे रोकिए, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इसको थामने की कोशिश करिए, लेकिन कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया और मामला ये लगातार हाईलाइट होता चला जाता है। फिर आखिरकार कर्नाटक प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी सामने आना पड़ता है और पत्र लिखना पड़ता है और कहना पड़ता है कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया जा रहा है। और एसआईटी गठन के लिए डीजीपी रैंक का एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर, जिनका नाम प्रणब मोहंती होता है, उनको दिशा निर्देश देने के लिए, इनकी वो इस टीम को, एसआईटी को लीड करेंगे। और इसके साथ ही लगभग 20 ईमानदार ऑफिसरों की एक टीम तैयार की जाती है, जिसमें इंस्पेक्टर होते हैं, डीएसपी होते हैं, एसपी होते हैं और डीसीपी, इस तरह के ईमानदार ऑफिसरों की लगभग 20 ऑफिसरों की टीम गठित की जाती है। और उनसे कहा जाता है कि इस मामले की बारीक से बारीक पहलू को भी खंगालने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना, क्योंकि जो भी है वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आखिरकार क्या मामला है, क्योंकि आज पूरा देश इस मामले पर बातचीत कर रहा है। इसके बाद 28 जुलाई 2025 को उस व्यक्ति को जो नकाब में है उसको वहां पर लेके जाया जाता है। जो नदी है, इस नदी के पास ले जाने के बाद जिस नदी के आसपास जो एरिया है, उसने लगभग 13 ऐसी जगहों को चिन्हित किया। उसने ये दावा किया, उसने कहा कि मैंने इन 13 जगहों पर अपने हाथों से सैकड़ों लाशें दफनाई हैं, सैकड़ों लाशें। अब उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से 13 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाता है। और चिन्हित करने के बाद वहां पर बाकायदा निशान लगा दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि कितने एरिया में तुमने इसको लाशों को दफनाया है, दबाया है। तो उसकी बाकायदा उसकी बैरिकेडिंग की जाती है, वहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, और ताकि उसकी खुदाई हो सके। इसके लिए जेसीबी, उसके लिए मजदूरों का इंतजाम कराया जाता है। और सबसे पहली खुदाई होती है 29 जुलाई 2025 के दोपहर लगभग 12:30 बजे के आसपास। मेडिकल टीम, फॉरेंसिक टीम, एसआईटी और बड़ी संख्या में मजदूर, जेसीबी सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और मीडिया के कैमरे भी इस घटनाक्रम को देखने के लिए, कवर करने के लिए जब पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर कहाँ जो खुदाई शुरू होती है, क्योंकि ये तारीख जो थी 29 जुलाई को, उस दिन बेहिसाब बारिश पड़ रही थी। और बारिश पड़ने के कारण ही मजदूर अपना काम करते थे, लेकिन कर नहीं पाते थे, क्योंकि बार बार जितना गड्ढा खोदते थे उससे ज़्यादा उसके अंदर पानी भर जाया करता था। लगभग 6 घंटे तक खुदाई का काम चलता है। बस पहले ही जहाँ स्थान चिन्हित किया गया था नंबर 1, उसको ही खोदा जाता है, उस साइट पर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि पहला दिन था और बहुत ज़्यादा काम जुड़ भी नहीं पाया था।
आखिरकार पहले दिन खाली हाथ लौटकर वापस आते हैं और अगले दिन यानी कि 30 जुलाई 2025 को फिर से खुदाई शुरू हो जाती है, लेकिन उस दिन बारिश कम थी, इसलिए साइट नंबर 2, साइट नंबर 3, साइट नंबर 4, साइट नंबर 5, 5 जगह पर खुदाई होती है। और जब लगातार खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं है। हालांकि एक ब्लाउज मिलता है, एक एटीएम कार्ड मिलता है और एक पैन कार्ड मिलता है। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है और जांच पड़ताल करने के बाद कि आखिरकार ये पैन कार्ड किसका है, तो ये पता चलता है कि पैन कार्ड और एटीएम कार्ड जो होता है वो बेंगलुरु के एक नेल मंगला एक जगह लगती है और नेल मंगला के पास ही डबोस एक जगह लगती है। वहाँ के रहने वाली एक महिला जिसका नाम सिद्ध लक्ष्मा होता है, उसका एटीएम होता है और उसका बेटा जिसका नाम सुरेश होता है, उसका पैन कार्ड होता है। अब पुलिस की टीम उसके घर पे पहुंचती है नेल मंगला के डबोस में। वहां जाने के बाद ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार क्या मामला था, तो पता चलता है कि सुरेश की मौत हो चुकी है। लेकिन सुरेश इतनी दूर उसका ये एटीएम कार्ड और उसकी माँ का जो कार्ड था, जो माँ का था एटीएम कार्ड था और बेटे का पैन कार्ड, इतनी दूर यहाँ पर क्या कर रहा है। तब उनसे जब पूछने से पड़ताल करने से पता चलता है क्यों इसकी जो माँ है सिद्ध लक्ष्मा, दरअसल वो अभी जिंदा है लेकिन थोड़ी बीमार रहती है। वो कहती है कि 5 साल पहले उसका बेटा वहाँ गया था और बेटे को शराब पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी। धर्मशाला में उसने दर्शन भी करने थे और साथ ही जो नदी थी उस नदी में उसको वहाँ जाने के बाद स्नान करना था। और वहीं पर उसका बेटा ही बताता है कि एटीएम कार्ड और पैन कार्ड उसके ज़रूरी कागजात थे, वहीं कहीं गिर जाते हैं। उसने ढूंढने की तमाम कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाए। आखिरकार साइट 2 पर जो ये ब्लाउज, एटीएम और पैन कार्ड मिलता है उसकी हकीकत भी सामने आ जाती है। उसके बाद 31 जुलाई को फिर से जेसीबी मशीन और जो ये मजदूर होते हैं ये सब पहुंच जाते हैं और साइट 6 नंबर की खुदाई शुरू हो जाती है। दरअसल जेसीबी का जो इस्तेमाल किया जा रहा था वो ऊपरी मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है उसको खोदने के इस्तेमाल में किया जा रहा था। उसके बाद फिर मजदूर अपने फावड़े से या उनके पास जो भी इक्विपमेंट थे उन इक्विपमेंट से खुदाई वगैरह शुरू होती है। उसके बाद पता चलता है कि वाकई सचमुच वहाँ पर कंकाल निकलने शुरू हो जाते हैं। लगभग मानव के 25 हड्डियाँ वहाँ पर निकलती हैं, जिसमें 2 जांघों की हड्डियाँ होती हैं, 5 दांत होते हैं, जबड़े होते हैं। इस तरह से अब उन्हें कहा जाता है कि आप फावड़े वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप आराम से इसकी खुदाई करना। उन्होंने हाथों से एक एक हड्डी को बड़े निकाला और निकालने के बाद उससे फॉरेंसिक जो टीम थी उसके हवाले किया और फॉरेंसिक टीम ने फॉरेंसिक लैब में भेजा ये पता करने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है, कि ये क्या पुरुषों की कंकाल हैं या किसी महिला के या किसी लड़की के, क्योंकि इससे उम्र का भी पता चल जाता है और उसके ये कौन सा जेंडर है, महिला या पुरुष, उसका भी पता चल जाएगा। साथ ही इसके मौत का कारण का भी पता चल जाएगा कि आखिरकार ये नेचुरल मौत है या फिर इसको मारा गया है या फिर कोई और वजह है। तमाम इस पहलुओं की जांच पड़ताल करने के लिए आखिरकार अभी लगभग 15 से 20 दिन में इसकी शायद रिपोर्ट आएगी। और इसके अलावा फिर जो टीम ने फिर अगले दिन यानी कि 1 अगस्त 2025 को फिर से खुदाई करने के लिए टीम पहुंच जाती है और 7 नंबर साइट और 8 नंबर साइट इन दोनों जगह की खुदाई होती है। लेकिन वहां खुदाई के बाद पता चलता है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिलता। अब ऐसी स्थिति में जब ये एक्सपर्ट लोगों से बातचीत की जाती है कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की है इन शिकायतों के आधार पर कितनी सच्चाई है कि नहीं है, तब वो एक्सपर्ट कहते हैं कि ये नदी का किनारा है और नदी का किनारा होने की वजह से अभी बात कम से कम 11 साल बाद तो वो खुद शिकायत कर रहा है और पिछले 19 साल से उसने ये काम किया था, साल 1995 से साल 2014 तक। इस बीच में जो लाशें थीं, लाश तो गली ही गई होंगी पूरी तरह से, लेकिन जो हड्डियां हैं वो वहाँ पर कुछ नमी होने की वजह से शायद हड्डियां भी पूरी तरह से गल गई होंगी। इसलिए इस मामले की अभी जांच करना बहुत उच्च स्तरीय ज़रूरी है। हालांकि जितनी जगह पर खुदाई की गई है वहाँ पर सिर्फ 6 नंबर साइट पर ही कुछ कंकाल मिले हैं, बाकी साइटों पर नहीं मिले हैं। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि 9 साइट नंबर 9, साइट नंबर 10, साइट नंबर 11, 12 और 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, क्योंकि ये नदी से थोड़ा दूरी की स्थिति पर है। अब दूरी की स्थिति पर तो यहाँ पर नदी का जो पानी का असर है वो शायद यहाँ पर उतनी मात्रा में नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर उम्मीद ये बताई जा रही है कि सबसे ज़्यादा लाशें भी यहीं पर दफनाई गई हैं। अब इसके बाद जो खुदाई होगी तो उससे आखिरकार पता चल ही जाएगा। साथ ही 2 अगस्त 2025 को भी जो खुदाई की जाती है तो पता चलता है कि 9 और 10 जो साइट थी वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। अब सिर्फ 11, 12 और 13 ये 3 साइट बची हैं। इन 3 साइट का क्या होगा क्या नहीं। लेकिन इसी बीच में यानी कि जब ये शिकायतों का दौर चल रहा था तभी एक महिला जिसका नाम सुजाता भट्ट होता है,
जो कि 15 जुलाई को एक शिकायत लेकर पहुंचती है, जो सीबीआई में पूर्व स्टेनोग्राफर भी होती हैं। वो कहती हैं कि उनकी बेटी मणिपाल से वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा होती है और धर्मस्थला में साल 2003 में दर्शन करने के लिए जाती हैं और उसकी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। हालांकि उसने उस वक्त एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है। उसने फिलहाल पत्र लिखकर ये कहा है कि उसकी बेटी की जो अवशेष हैं उनको ढूंढने की कोशिश की जाए, उसका पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिरकार उसकी जो बेटी है कहाँ है और कहाँ नहीं है। इसी बात का पता लगाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। एक तरफ तो अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें शुरू हो जाती हैं, सोशल मीडिया की आवाज़ों को दबाने की भी कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ पुलिस का एक अधिकारी होता है जो फिलहाल आरटीआई एक्टिविस्ट होता है, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो लगातार नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि धर्मस्थला से शिकायतें कर रहा था, आरटीआई से मांग रहा था, जिसका नाम होता है अधिकारी का गिरीश मत्तो नावर। वो लगातार कह रहा है कि अभी तक जो लाशें यहाँ पर हैं उसके बारे में जानकारी आप जो भी इकट्ठा कर सकते हैं बताइए। उसने हर एक बार आरटीआई मांगी तो उसे आरटीआई के माध्यम से कुछ भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। हाँ, तो तब हो जाती है जब नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। तो इसलिए वो उसका दावा ये है अधिकारी का कि यहाँ पर 100-150 नहीं बल्कि लगभग 500 लाशें मिलेंगी आपको। इसलिए जब जब उसने शिकायत की है तब तब उसे या तो मानहानि का केस उस पर ठोक दिया गया है, करोड़ों रुपए उसके के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसको बेवजह परेशान किया जा रहा है। जब उसका फोटो सोशल मीडिया पर आता है तो बताया जाता है कि इतना ऊंचा गट्ठर जो उसके पास नोटिसों का आ चुका है, यानी कि जो भी लोग हैं इस पूरी कहानी के पीछे वो वाकई बहुत ताकतवर हैं और इसकी सच्चाई के लिए वो जांच भी कराने की बात करता है। ऐसे ही कर्नाटक प्रदेश के एक पूर्व डीजीपी होते हैं, वो कहते हैं कि ये वाकई अपना आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इस मामले में न केवल इस मंदिर के आसपास के ये जांच की जानी चाहिए, साथ ही जो पुलिस स्टेशन में 1995 से लेकर बल्कि उससे पहले से लेकर आज तक जो भी यहाँ पर तैनात रहा है, हर एक व्यक्ति से, हर एक अधिकारी से पूछताछ होनी चाहिए कि आखिरकार उसका क्या रोल रहा है। क्या पहले भी शिकायतें ज़रूर आती रही होंगी गायब होने की, गुमशुदा होने की, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की, क्या नहीं की, ये वाकई बड़ा सवाल है। और इस मामले में ये भी इसमें एक बात बताई जाती है, जब हमने रिसर्च किया तो पता चलता है कि ये मंदिर तो हिंदुओं का है, लेकिन एंग्लो और मैसूर युद्ध के दौरान इस मंदिर की जो भी प्रशासनिक की ताकत थी वो जैनियों के हाथ में आ जाती है, वही इसका पूरा बागडोर संभालते हैं। हालांकि बाकी जो काम होते हैं वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही होते हैं, लेकिन इसके पीछे अभी क्या सच्चे है क्या नहीं है, अभी मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन जैसे ही उस नकाबपोश उस सफाई कर्मचारी ने पत्र लिखकर अपनी पूरी कहानी, पूरी दास्तां बयां की है, उससे पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बन गया है कि एक जगह पर वहाँ लड़कियों का शोषण भी होता था, बलात्कार जैसी घटनाएं होती थीं, और न केवल उनके साथ ऐसा होता था बल्कि उनकी हत्या करने के बाद उनको वहाँ पर दफना दिया जाता था, जला दिया जाता था। वो खुद व्यक्ति जो नकाबपोश है वो कम से कम 200 ऐसे शवों को दफनाने का दावा कर रहा है। कितना सच है कितना नहीं है इसकी एसआईटी जांच कर रही है, और एसआईटी का के ऊपर दावा ये किया जा रहा है कि जितने वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो अंदर की चीज़ों को ज़रूर खोद कर बाहर निकाल लेगी। दोस्तों, जाते जाते ये आलिया मंजर हैं जो कि पूर्णिया के रहने वाली हैं, साथ ही महावीर प्रसाद शर्मा हैं जो कि जयपुर के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें दिलीप कुमार हैं, रूपांशी गुज्जर, अमित रोशन, मानसी चतुर्वेदी, अमर राजपूत, रिहान अहमद, श्रवण गुप्ता, दीक्षा, अभिषेक मिश्रा, सोनिया सिंह, रश्मिता श्रीवास्तव, रजनीश दिवाकर, अंशुमन सोलंकी, अनु यादव, अंकुर कटारिया, मोहम्मद शकील, हरीश सैनी, पूनम मौर्य, चंदन सिंह राजपूत, हिमानी जोशी, अवनीश किशोर, विद्या रॉय, सचिन शर्मा, रामू ठाकुर। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।